अच्छा, कल हमने जब वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 17.64 निकली थी, ठीक है। वहां से आपने सेल कैलकुलेट करनी है, वहां से ही आपने प्राइस निकालनी है। देखो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी, कितनी थी हमारी इन टोटल 17.64 मिलियन, ठीक है ना। और ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, 150,000 यूनिट थे ना ऊपर क्वेश्चन में। तो अब इसको 150,000 को इस पे डिवाइड करो, यानी ये मिलियन है और ये यूनिट्स है। यहां तक आ जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट करो क्या आती है। 0.01176 117.6 पूरा पूरा, ठीक। 117.60 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब इसको सेल प्राइस में कन्वर्ट करना है। ये भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो कंट्रीब्यूशन है, ये ऊपर ही मेरे सामने लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स है, ठीक है। 40% ऑफ सेल, नेट ऑफ सेल ऑफ 2% कमीशन। यानी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% ऑफ सेल्स लेस 2% कमीशन, ये हिस्सा देखो, सेल्स लेस 2% कमीशन जो है उसका 40% होगा। ओके, अगर मैं इसी को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करूं तो वेरिएबल कॉस्ट किस तरह होगी, 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल्स लेस 2% कमीशन। मैं लिख सकता हूं ना, इसको मुताबिक सेल प्राइस निकालना, इसमें क्या मुश्किल है। यानी वेरिएबल कॉस्ट शेल बी इक्वल टू 0.60 इंटू S माइनस 0.02 S। इक्वेशन बन गई। अब ये बन गया 0.98, 0.6 को 0.98 से मल्टीप्लाई करो, 0.588, ठीक है। अब मैं सेल प्राइस अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट अब इतने परसेंट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 117.6 डिवाइडेड बाय 0.588, तो सेल प्राइस आ जाएगी। सर ये 0.01176 नहीं है? कौन सी जी, ये वाली? ये सर। नहीं, ये मिलियंस में है और ये फुल है, ठीक है सर। वो यूनिट्स है ना। समझ आ गई ये बात सारी। घर जाके इसका मतलब किया ही नहीं आप लोगों ने, क्लास में जो कुछ है वो कर रहे हैं। आगे होमवर्क के लिए कुछ दिया था नहीं? आइएगा एक और जबरदस्त सवाल। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, एग्जांपल 4। पहले क्वेश्चन को सारा देखें, रिक्वायरमेंट पहले देखें। नेक्स्ट पेज पे बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बेस्ड ऑन अबव प्रोजेक्शंस। यानी ऊपर जो प्रोजेक्शन दिए हैं उससे आपने बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। अच्छा, अब जब ये मैं पढ़ता हूं तो फौरन माइंड में आता है ये बजट का क्वेश्चन है, यहां क्यों दे दिया। तो देखते हैं इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज दी होगी। और अगर आप क्वेश्चन में अभी देखें तो नंबर 4 पे मुझे नजर भी आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहां दिया होगा तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। तो वही एक पॉइंट हमने किया भी हुआ है क्वेश्चन में, अगर याद हो। उसमें उसने बजटेड सेल्स मांगी थी, ये तो स्टेटमेंट मांगी है ना, बजटेड प्रोडक्शन मांगी थी। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड किया था, तो बजटेड सेल आई थी, फिर उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट किया था, ऐड किया था, तो मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन आ गई थी। खैर इस क्वेश्चन में तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है प्रॉपर। डेटा देखो, पहले पेज पे सिर्फ दो चीजें दी हुई हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ
सेफ्रॉन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सेल दी हुई है 160 मिलियन, ये 31 मार्च 2019 की सेल है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको दिया हुआ है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास 25%। नीचे आइएगा, नेक्स्ट पेज, इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पहला डाटा किसका दिया हुआ था, तो मुझे बार बार नीचे ऊपर करना पड़ेगा, मैं सिर्फ लिख लेता हूं क्या क्या था। एक सेल थी, कितनी, 160 मिलियन, ये पिछले साल की। और क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितनी थी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25। ये लास्ट ईयर का डाटा है। अब चूंकि एक ही पेज पे मैं रहूंगा तो आसानी से हो जाएगा। जी देखिए, इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। SL is planning to increase its sales by reducing sales price by 5%। यानी जो पिछले साल सेल प्राइस थे उससे मैनेजमेंट ने फैसला किया कि 5% सेल प्राइस हम कम कर दें, ठीक है। एंड लॉन्चिंग अ सेल कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। तो ये जो 5 मिलियन है ये मेरी फिक्स कॉस्ट में इजाफा होगा, एडवर्टाइजिंग है ना, कैंपेन चलाएंगे। Number 2, cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost per unit by 10%। Variable cost मेरी 10% कम हो जाएगी। Inflation impact on all costs would be 8%। इसमें वेरिएबल भी सारी और फिक्स भी, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। अच्छा ये याद रखना है प्लीज, अगर ये नहीं भी लिखता ना कि डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन के नहीं होगी अप्लाई, तो ये नहीं होती। डेप्रिसिएशन होती हिस्टोरिकल कॉस्ट में है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, तो उसका तो इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो भारत ये हर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ना भी लिखा हो तो इस पर अप्लाई नहीं करनी। एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी 25%, और कह रहा है बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दो। अच्छा, अब जैसे अगर मैं रिक्वायरमेंट में आता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए, मैं पहले फॉर्मेट बनाऊंगा सॉल्यूशन का। अब वो मैं नहीं बना, मैं सिर्फ आपसे वर्किंग शेयर करूंगा। आप इनकम स्टेटमेंट क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सबसे पहले सेल लिखोगे, सेल में लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उसमें से लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ। इतनी सी स्टेटमेंट बनानी और यही आंसर है। अब इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है। सेल कैसे निकलेगी, सेल पहले नहीं निकल सकती, ठीक है। यकीनी बात है पहले वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, एक तो तरीका ये भी है। दूसरा सेल भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा, और ब्रेक इवन, हाँ ब्रेक इवन निकाल के फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी करेंगे। तो ब्रेक इवन के लिए भी तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना, तो क्यों ना मैं पहले वेरिएबल और फिक्स ही निकाल लूं। वही इनकम स्टेटमेंट में आनी है, वही आपकी यूज होनी है कहां पर, ब्रेक इवन में। तो एनीहो ब्रेक इवन पॉइंट में पहली वर्किंग मुझे क्या चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 4। अब मुझे पहली वर्किंग बनानी है, आई हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। मैं अगर इसी को भी फोकस करूंगा ना, सब कुछ इसमें निकल आएगा, वही इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ। ब्रेक इवन, पहले ब्रेक इवन निकालता हूं। ब्रेक इवन का फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, और यहां पर चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगी है तो वो यूनिट्स में तो नहीं बनती ना, वो किस में बनेगी, रुपीस में। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे CS रेशियो से। अब फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्विक वर्किंग नंबर 2। एंड ये एक लाइन में भी निकाल सकता हूं। फिक्स कॉस्ट के बारे में वो क्या लिख रहा है, एक तो उसने ये कहा है 8% इन्फ्लेशन होगी, 8% इन्फ्लेशन होगी, और एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितनी है, वो कह रहा है एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उसका 40% जो है वो डेप्रिसिएशन। और फिर एक और हिंट भी दे रहा है,
अगर आप देखें तो ऊपर हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट नंबर 1 में कि वो लॉन्च सेल कैंपेन भी लॉन्च कर रहा है, कितने से 5 मिलियन। ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। क्या करूं बताइए, आप भी मुझे हेल्प करें थोड़ी सी। कहां से स्टार्ट होगा इसका फिक्स कॉस्ट? जो पिछले साल की फिक्स कॉस्ट होगी वही पहले मैं उसी को बेस बनाऊंगा, उसी में फिर चेंजेस करूंगा जो वो कह रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इसमें एक तो इन्फ्लेशन आ रही है स्वाइट अप्रिसिएशन के, और दूसरा 5 मिलियन की कंपेन आ रही है। तो मैं पहले इस डाटा को यूज करके फिक्स कॉस्ट निकालता हूं। तो कैसे निकलेगी फिक्स कॉस्ट? जी 30%। सेल का अगर मैं 30% ले लूं तो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप फिक्स कॉस्ट क्यों कह रहे हो? मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल दी है, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? हाँ जी ऑनलाइन वालों बोलो। मैं यहां से फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूं? सेल दी हुई है पिछले साल की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। मुझे पिछले साल का पहले ब्रेक इवन निकालना है। अगर 25% मार्जिन है तो 75% ब्रेक इवन हुआ। उस 75% का जब मैं 30% लूंगा तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ही तो होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन इस सेल का अगर मैं 30% लेता हूं तो ये फिक्स कॉस्ट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट दे रही है ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है। तो इसलिए पहले इसको ब्रेक इवन पे निकालूंगा। अब देखो एक लाइन में मैं ये निकालता हूं वर्किंग टू। तो लास्ट ईयर, अब मैं लिखूंगा लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और ये एक लाइन में निकाल रहा हूं। मेरी लास्ट ईयर की सेल थी 160, इसका 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 75% ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। यहां तक पहले कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा? 160 का 75% 120, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन निकाल लो, तो वही फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे जब मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो उसमें से फिक्स कॉस्ट ही लेस करनी होती है। आंसर क्या आता है? 0। तो इसका मतलब इक्वल है। इसी का 30% लूं तो फिक्स कॉस्ट आ जाता है, अब विच इज 36 मिलियन। ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि ये इंक्रीज हो रही है 8% एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन कितनी है? इसमें से पहले लेस कर दो डेप्रिसिएशन। ये अभी मैं पूरी वर्किंग कर रहा हूं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस वर्किंग को शॉर्ट कर देंगे, लेकिन पहले पूरा समझो। डेप्रिसिएशन वो कह रहा है 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट है 36, इसका 40% लिया, कितना आया? 14.4। 14.4। ठीक हो गया। अब 36 में से 14.4 लेस कीजिएगा, ये जो 21.6 है ये लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट है अदर देन डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर की। अब मैं क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं इन्फ्लेशन फैक्टर से। अब इन्फ्लेशन कितने परसेंट हो रही है? वो कहता है 8% हो रही है ऑन ऑल कॉस्ट। तो इसको 1.08 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 21.60 इंटू 1.08, 23.328। 23.328। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट आ रही है ना 23.328, ये फिक्स कॉस्ट हो गई, इस साल की फिक्स कॉस्ट हो गई, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब मैं दोबारा डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा ना, और डेप्रिसिएशन में तो कोई चेंज नहीं आ रही,
तो वही डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर दो, 14.4। फिर इसमें वही जो सेल्स कैंपेन आपने चलाई है वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है जो पिछले साल नहीं थी, सेल्स कैंपेन, और वो कितनी है 5 मिलियन, वो भी ऐड करो। अब तीनों को प्लस करो, 47.73 42 या 47, 42.72, 73 ठीक है 73 कर लो, इट्स ओके, ठीक है। या तो मैंने पूरी की है ना, तो वहां बेशक 72 कर दो, 73 कर दो, ये फिक्स कॉस्ट निकल आई। अब मुझे चाहिए CS रेशियो, और यही फिक्स कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में भी लेके जाओगे ना, ठीक है। यही तो फायदा है कि जहां से कैलकुलेशन करूंगा वो इसी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा बजटेड। अब मैंने CS रेशियो निकालनी है। CS रेशियो के बारे में उसने कोई हिंट तो नहीं दिया हुआ, लास्ट ईयर की तो खैर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ उसने ये बताया हुआ है कि एक तो कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान हो रहा है जिससे वेरिएबल कॉस्ट 10% रिड्यूस हो जाएगी, सेल प्राइस आप 5% कम कर रहे हो, ये भी लिखा हुआ है, और इन्फ्लेशन जो है वो आपकी 8% होगी तमाम की तमाम कॉस्ट पे। अब इसका एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, अज्यूम करते हुए, अजम्पशन ले, लेकिन अजम्पशन में तब लूँ क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे CS रेशियो, ठीक है, निकल आएगी CS रेशियो। लास्ट ईयर की CS रेशियो क्या है, एक और तरीका देख लो। लास्ट ईयर ये सेल्स है और ये वेरिएबल कॉस्ट और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो लास्ट ईयर क्या था आपका, CM रेशियो कितने हैं 30%। मैं उस सेल पे नहीं निकाल रहा, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं इफ द सेल इज was 100, what will be the contribution 30, तो वेरिएबल कॉस्ट 70। अब जो प्रपोज ईयर है यानी जो करंट ईयर उसमें आप क्या कर रहे हो, सेल के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, सेल्स प्राइस SL is planning to increase its sale, अच्छा इंक्रीज है, नहीं सर रिड्यूसिंग रिड्यूस द, है, प्राइस सॉरी प्राइस रिड्यूस। रिड्यूसिंग द सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस रिड्यूस हो रही है 5%, तो 95 लिख सकता हूं, ठीक है जी। यस सर। और हाँ जी, और वेरिएबल कॉस्ट में वो कह रहा है कि कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से वेरिएबल कॉस्ट 10% रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है तमाम कॉस्ट पे इन्फ्लेशन 8% भी है। तो ये कैसे निकलेगी, 70 इंटू 1.08 इंटू 0.90। 0.9 क्यों कर रहा हूं एफिशिएंसी के लिए, और 1.08 क्यों कर रहा हूं इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन लिए। के लिए। कितनी आ गई 68.04। अब इसमें से ये माइनस कर दो, आगे समझ बात। अब क्या करना है, पिछले को छोड़ दो, वो तो सिर्फ बेस बनाई थी, CS रेशियो निकालनी है, तो CS रेशियो निकल आई 26.96 डिवाइडेड बाय 95 इज इक्वल टू, पॉइंट्स में नहीं, पॉइंट मैं परसेंटेज में नहीं ले रहा, सीधा सीधा प्रोपोर्शन 0.2834 283 2834। 34। नहीं सर, ठीक है यही सही है। 84 हो रहा था, बस ठीक है ये भी। अच्छा चले ठीक, 0.283, ठीक है। अब ये फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है अभी निकाली थी 42.728 डिवाइडेड बाय CS रेशियो 0.283। अब ये मेरा कितना ब्रेक इवन आ रहा है, ठीक हो गया।
अब मुझे क्या चाहिए, ब्रेक इवन निकल आया तो मैंने क्या करना है, बजटेड सेल चाहिए, क्या करूं, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर दें। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे ऐड होगा, कितने परसेंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब न्यू में भी वो कहता है कि मेंटेन एट 25%, 25%। तो कैसे लोगे, देखो अगर ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 150.56 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 150.56 इंटू 25 बाय, शाबाश, 25 बाय, ये कल भी पॉइंट करवाया, 25 बाय 75 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% बजटेड सेल का होता है और वही मैं फाइंड कर रहा हूं। अगर बजटेड सेल 100% है तो ब्रेक इवन 75% हुआ, तो 150.56 को 25 बाय 75 करो, कितना आया, 50.16। अब इसको प्लस कर लो 200.72, ये बजटेड सेल्स है। अब मेरा आंसर यहीं से बन जाएगा, बड़े आराम से बनेगा, कैसे, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, सेल्स चाहिए, आपके सामने आ गई, ये मैं रेड से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये सेल आ गई, मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, छोड़ दो वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकाल लो सीधा, क्योंकि उसको लेस करके कंट्रीब्यूशन निकालोगे, ये परसेंटेज लगाओगे वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल में से कंट्रीब्यूशन लेस करोगे तो बैलेंसिंग अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जब वो आएगा तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट ये माइनस करो तो आंसर आ गया, इतना सा सवाल है। अब इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल चीज थी, कंपैरेटिवली ये तो आसान क्वेश्चन, क्या ख्याल है, यस लेकिन जरा डिफरेंट था जरा। और दूसरा इसको आसान की एक रीजन और भी है कि पहले ये कर चुके हो ना इस तरह के सवाल, तो थोड़ा सा इजी लगेगा। नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल में आए एग्जांपल 5, और इसकी रिक्वायरमेंट चेक करें नेक्स्ट पेज पे। इन ऑर्डर टू का लफ्ज काट रहा हूं क्योंकि वो तो सॉल्व किया हुआ है। कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक तो आपने प्रोजेक्टेड सेल्स निकालनी है एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, ये वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ अबव मेजर्स। मुझे ये ऊपर जो कुछ भी डाटा दिया उसको सबको अकाउंट फॉर करने के बाद मुझे दो चीजें निकालनी है, एक मुझे प्रोजेक्टेड सेल्स निकालनी है और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, डाटा पढ़िए। रिक्वायरमेंट पहले से इन रखिएगा। नंबर 1, मुझे बजटेड सेल्स कैलकुलेट करनी है। नंबर 2, मैंने कैलकुलेट करना है क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अच्छा जी, डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड DIL incurred a loss or rupees 89 point loss for the year ended 30 June 2017 as it could achieve a sale amounting to 89.6 million। तो ये यहां स्पेसिफाई कर रहा है कि लास्ट ईयर आपने सेल की थी 89.6 मिलियन और इस पर आपको लॉस हुआ था, ये ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, which was 80% of break even sales। तो यहां से इजीली ब्रेक इवन निकल आएगी ना, अगर ये सेल 80% है ब्रेक इवन की तो ब्रेक इवन ज्यादा हुआ, ठीक है।
ये आप इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिवर्स कह लो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो प्लस में आता ना, ये नेगेटिव है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल्स वर 25%, वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 45% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 35% डायरेक्ट लेबर एंड 20% ओवरहेड्स। ये जितना डाटा ना, अब मैं इसको उस तरीके से नहीं कराता आज कि जिस तरह आपको मैं पहले करवाता है, मैं सिर्फ हिंट देने लगा हूं, आप जरा खुद कीजिएगा। मैं लास्ट डाटा को कैसे यूज कर रहा हूं, देखो मेरी सेल कितनी है 89.6 मिलियन, ये सेल्स है लास्ट ईयर की। मैं इसको ब्रेक इवन में कन्वर्ट करूंगा, ये 80% है ब्रेक इवन का, ब्रेक इवन का 80%, तो ब्रेक इवन कितना आया, इसको 80% में डिवाइड कर दो 112। इसके बाद वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 25%, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया इसका 25% ले, बल्कि सीधा वेरिएबल कॉस्ट लो 75% जी। किसका लिया है 112 का, 112 का क्यों लिए, ये लोगे, इसका सेल तो ये हुई है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की सेल तो 89.6 है, 67.2, ये वो पॉइंट है जहां से मिस्टेक करते हो। ये जो मैंने ब्रेक इवन निकाला ये फिक्स कॉस्ट के लिए निकाला है, अभी मैंने फिक्स कॉस्ट नहीं निकाली, ये वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ब्रेक इवन 112 है और 25% कंट्रीब्यूशन है, तो अगर मैं इसका 25% कंट्रीब्यूशन लूं 112 का, कितना आया जी 28। अब जरा लॉजिकली समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी 89.6, लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 67.2, लेस करो कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करो तो लॉस आ रहा कि नहीं आ रहा, लॉस आएगा। और अगर मैं 112 से कैलकुलेट करूं, 112 की ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, 112 की वेरिएबल कॉस्ट 112 का 75% होगा, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस करो तो 28 कंट्रीब्यूशन बनेगा जो फिक्स कॉस्ट के इक्वल है, इसका मतलब 0 आंसर आ रहा है। ये डाटा मैंने इस तरह पहले स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि इसे आगे वो लिख रहा है इसमें 40, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 40%, सॉरी 45% आपकी कौन सी है डायरेक्ट मटेरियल, 35% डायरेक्ट लेबर और 20% ये चीज मुझे चाहिए थी। अब इससे आगे चलेंगे, अब इससे आगे डाटा देखिए। ड्यूरिंग ए डिस्कशन इन द सिचुएशन द मार्केटिंग डायरेक्टर was of the view that increase in sales price was possible, increase in sales price was possible due to severe competition, no sales price, यानी वो कह रहा है no increase in sale price is possible due to severe competition। मार्केटिंग वालों ने सीधा कह दिया भी ये तो प्राइस नहीं कम बढ़ सकती। However, sales volume can be increased by reducing prices। अच्छा, the production director was of the view that since the plant is quite old and the production capacity cannot be increased beyond the current level of 70%, यानी इस एक और इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये जो सेल कर रहे हैं ना ये 70% कैपेसिटी है और इस वक्त आप फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप यूनिट बना ही नहीं सकते, तो प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते। अगर मैं सेल प्राइस कम करता हूं तो डिमांड बढ़ेगी, कहां से पूरी करोगे, ठीक है। अब नीचे आइएगा नेक्स्ट पेज पे। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग प्लान। बीएम पढ़ा है आप लोगों ने वो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है, ये पॉजिटिव है, दोनों के राय में फर्क आ रहा है। अब मैनेजमेंट इस पर डिसीजन ले रही है। A new plant would be installed whose capacity would be 20%, ये वर्ड बहुत जरूरी है,
20% more than the installed capacity of existing plant. ये बहुत जरूरी है, वो लिख रहा है अब जो न्यू प्लांट आएगा उसकी जो कैपेसिटी होगी 20% more than installed capacity of existing plant। यानी क्या मतलब हुआ, 89.6 divided by 0.8070 into 1.20, ये मेरी न्यू कैपेसिटी। ये मैंने जो कहानी सुनाई ये क्या किया है, वो कह रहा है जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। एग्जिस्टिंग प्लांट की ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100% है। इस वक्त हम 89.6 मिलियन की सेल कर रहे हैं जो कि 70% कैपेसिटी पर है। तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करूं, 89.6 डिवाइडेड बाय 0.70, यहां तक किया तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी पिछले प्लांट की। अब वो कह रहा है 20% मोर देन इंटू 1.20। तो यानी इसका अगर कैलकुलेशन देखें तो 89.6 इंटू डिवाइडेड बाय 0.70 इंटू 1.20, ये कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरी न्यू प्लांट की कैपेसिटी आ जाएगी, राइट। ये मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, ये सीक्वेंस नहीं है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पता लगेगा क्या है, ये तो पसीने उड़ाएगा। आगे लिख रहा है द कॉस्ट ऑफ एंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट आएगी, ठीक है। The funds for the new plant would be arranged through a long-term bank loan at a cost of 10% per annum. The capacity utilization of 85% is planned for the first year of operation. इसका मतलब कि हम ये जो कैपेसिटी मेरी बनेगी ना, इसका भी 85% हम अटेन करेंगे पहले साल, यदि ये फुल अटेन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना 10% जो निकले, ये भी फिक्स कॉस्ट में लेनी है आप, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना, तो हर साल 10% कॉस्ट फिक्स रहेगी इस वजह से। द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग वेस्ट विच इज 5% ऑफ इनपुट एंड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर ऑर्स बाय 8%। ये दो बेनिफिट दे रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग वेस्ट है ना 5% वो कम हो जाएगी इनपुट की, और सेकेंडली रिड्यूस हो जाएगी डायरेक्ट लेबर ऑर्स बाय 8%। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। द एग्जिस्टिंग प्लांट वाज इंस्टॉल्ड 15 years ago at a cost of 27 million and it has a remaining useful life of 3 years, would be traded in for rupees 2 million। 2 मिलियन की ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है। अब न्यू प्लांट कितने में खरीद रहे हैं, 30 में। 30 में से 2 आपके पास ये होगा, ये वाली अमाउंट होगी, 28 आप लोन लोगे, और वो जो इंटरेस्ट है ना 10% वो यहां से कैलकुलेट होगी, ठीक है। DIL depreciate its fixed asset on straight line basis over the estimated useful life, done हो गया। Sell the entire production, selling price would be reduced by 2%, selling price हम 2% कम करेंगे। Material would be purchased in bulk quantity which would reduce direct material cost by 10%. Direct wages would be increased by 8%, which would increase production efficiency by 10%. Impact of inflation on overhead would be 4%. बस इतना सा सवाल। अब मुझे जरा आप सीक्वेंस बना के दिखाओ क्या करो। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, बजटेड सेल्स। बोलिए। बजटेड सेल तो अभी निकल आएगी, इसमें क्यों घबरा रहे हो, ये लो एक लाइन में निकलेगी। इसमें ज्यादा जो काम है ना वो दूसरा हिस्सा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजटेड सेल्स निकालनी है मैंने,
मैं लास्ट ईयर की सेल उठाता हूं। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 89.6 मिलियन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस साल की सेल कितनी होगी। पहले तो ये डिसाइड करो इस साल की सेल कितनी होगी। वो कह रहा है जी कि द एग्जिस्टिंग प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑन इट हैज मैन्यू लाइफ। नहीं, अभी हमने पढ़ा था 85% कहीं। हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 85% इज प्लान्ड फॉर द फर्स्ट प्रोडक्शन ईयर ऑपरेशन, क्योंकि इन्वेंट्री का कोई जिक्र नहीं है, जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही सेल्स है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स लेंगे। अब क्या करोगे? 85% ऑफ द न्यू कैपेसिटी, पहले न्यू कैपेसिटी तो निकालो जो मैंने अभी समझाया था, यानी 89.7 को पहले मैं डिवाइड करूंगा 0.7, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.20 से। जब मैं 1.20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिवाइज कैपेसिटी आ गई। अब इस रिवाइज कैपेसिटी का मैं कितना अटेन कर रहा हूं? 85%। जब मैं इसका 85% लेता हूं तो बिल्कुल सेल आ गई। लेकिन ये सेल जब आएगी तो ये तो पिछले साल की प्राइस पे है, जबकि अब इस साल प्राइस 2% कम कर रहे हैं। तो इसी को फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 0.98 से, तो आंसर आ गया। ये इतना सा काम कर 127 ये तो आसान था, हो गया। दूसरा हिस्सा इसमें काम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए चाहिए क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मुझे ब्रेक इवन चाहिए, ब्रेक इवन के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, ब्रेक इवन के लिए मुझे CS रेशियो चाहिए। तो सारी कैलकुलेशन करोगे, सारी कैलकुलेशन करोगे तो फिर जाकर ये कैलकुलेट होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइए फिक्स कॉस्ट की तरफ। तो फिक्स कॉस्ट में कितना इजाफा हो रहा है वो बात का मसला। पहले पिछले साल की फिक्स कॉस्ट लो। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट क्या थी? निकाली हुई है मैंने, ये वर्किंग में 28। इस साल की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? देखो, अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो भी रही है उसका फिक्स कॉस्ट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन कुछ चीजों का इंपैक्ट आ रहा है। कैसे? एक तो वो ये कह रहे हैं जी कि जब आप न्यू इंस्टॉल करोगे कैपेसिटी तो नई डेप्रिसिएशन आएगी। नई डेप्रिसिएशन कितनी है? 27 नहीं, 30 डिवाइडेड बाई 10, 3 मिलियन, ये ऐड होगी फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो पुरानी डेप्रिसिएशन है वो लेस भी करो ना, पुराना प्लांट तो चला गया, वो नीचे से कैलकुलेट होगी। वो जो लिखा हो ना 27 और 3 मिलियन, ठीक है, ये इसमें से 27 को डिवाइड कर दो 15 ईयर्स अगो एट ए कॉस्ट ऑफ 27, तो 27 बाई 15 सीधा सीधा वो लेस कर दो, वो डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, अब इसके बाद इसके अलावा फिक्स कॉस्ट कौन सी इंक्रीज हो रही है? जो आपने लोन लिया हो, जो बोरोइंग करोगे ना उस पर 10% जो अमाउंट आएगी ना इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाएगी। और कंपेन भी कोई चला नहीं, बस इतना सा ये रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। आगे समझ। अब आइए दूसरा CS रेशियो। अब CS रेशियो के लिए क्या करो? सेल्स मेरे पास आ गई है, ठीक है। इसी सेल को मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेता हूं। मटेरियल कॉस्ट कैसे लूंगा? मटेरियल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे देखिए, पिछले साल 67.2% वेरिएबल, ये तो लाजमन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप। इसका 45% पहले लो, 67.2 इंटू 45% यानी 0.45। अब इसको न्यू में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं? इसको डिवाइड करता हूं 0.70 पर, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1.20 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.85 से, इस साल की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। लेकिन अभी पिछली प्राइसेस पे आई है, ये याद रखना। ये मैंने सारा कुछ क्यों किया है? ये जितना हिस्सा है जब सेल बढ़ेगी इतने हिस्से तक, ये तो सेल्स का इफेक्ट है ना, 2% सेल प्राइस होगी, ये आपकी हर वेरिएबल कॉस्ट पे अप्लाई होगी।
क्योंकि मैं लास्ट ईयर का डाटा उठा रहा हूं ना। अगर मैं लास्ट ईयर की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेता हूं, लास्ट ईयर की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 67.2 इंटू 45%। ये अभी मैंने लास्ट ईयर की निकाली है। अब इसको न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट करना है। क्या करूं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डाल, ठीक है। क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 0.70। अच्छा, इसका एक आसान तरीका भी होता है, वो भी बता देता हूं। चूंकि मैंने अभी बताया ये जितना हिस्सा मैंने लिखा है यहां से लेकर यहां तक, यह हर वेरिएबल कॉस्ट पे लगेगा, फिक्स कॉस्ट के अलावा। क्यों? फिक्स कॉस्ट का कैपेसिटी इंक्रीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यूनिट ज्यादा भी होंगे फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन अलग इसलिए रखनी है कि उसमें जो एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है वो ले लो और जो कम हो रहा है वो माइनस कर दो। अब ये इस हिस्से को मैं अलग भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं इसको फैक्टर कहूंगा, फैक्टर फॉर कैपेसिटी इनहांसमेंट या इंक्रीज। मैं सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करता हूं, 0.70 इंटू 1.20 इंटू 0.85। कितना आता है ये? इसको राउंडिंग नहीं करनी, जितने डेसिमल तक आ रहा है उतना लो। 754 714। अब मैंने करना क्या है, इसको डिवाइड कर देना है। जो भी अब पिछले साल बोलूंगा उसको डिवाइड कर दूंगा इस अमाउंट में, ठीक है। आंसर वही आएगा। जैसे ये देखो 89.6 को डिवाइड करो 0.7514 से और मल्टीप्लाई करो 0.98 से, ठीक है। तो ये आसान, क्योंकि बार बार जब मैं लिखूं एग्जाम के पॉइंट से, एक दफा इसकी कैलकुलेशन बना लो, वो फैक्टर जो निकलेगा वो हर जगह वो डिवाइड करते जाओ। डिवाइड क्यों कर रहा हूं? रिवर्स जा रहा हूं ना, आप इस वजह से पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू पे आ रहा हूं और पिछली वैल्यू से अपवर्ड जाना है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। तो आज अच्छा नहीं हो। अब इसके बाद ये जरा मैं एक चीज समझा दूं पहले, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों में इसी तरह करना है। 67.2 इंटू ये कितने परसेंट है? 35%। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 67.2 इंटू 20%। ये हिस्सा तो उसी तरह कैलकुलेट करना है। अब डिवाइड कर दोगे इसको फैक्टर पे 0.714, इसको भी डिवाइड कर दोगे 7.4, और यहां तक तो सब तीनों कैलकुलेशन सेम होनी। इसके बाद तीनों कैलकुलेशन सेपरेट हो जाएंगी। कौन क्यों सेपरेट होंगी? जो न्यू प्लांट लग रहा है उसकी वजह से जो जो चेंज मटेरियल में आ रही है वो लाओ, जो लेबर में आ रही है वो लाओ, जो वेरिएबल ओवरहेड में आ रही है वो लाओ। सेल वाली अलग थी, 2% सेल प्राइसेस गिर रही थी। अब मटेरियल के मुताबिक क्या लिख रहा है? एग्जिस्टिंग प्लांट वाज इंस्टॉल्ड 15 years, सॉरी मटीरियल। पहला, न्यू प्लांट विल एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटीरियल वेस्टेज विच इज 5% ऑफ इनपुट। 5% ऑफ इनपुट यानी इसका मतलब वेस्ट नहीं रहेगी। जब वेस्ट नहीं रहेगी तो मुझे बताओ मटेरियल कम लगेगा ज्यादा लगेगा? सीधा इसको मल्टीप्लाई करो 0.95 से। आगे चलिए, मटेरियल के बारे में अभी बात करनी है। मटेरियल वुड बी परचेज इन बल्क क्वांटिटी वुड रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बाय 10%। क्या करो? शाबाश, इतना सा काम करते जाना है आपने। हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखें, जब भी मैं लास्ट ईयर से न्यू ईयर वैल्यू निकालना चाहता हूं, पिछले साल को बेस बनाकर उसको न्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, पहले वॉल्यूम इफेक्ट डालना है। ये जो कैलकुलेशन है ये वॉल्यूम इफेक्ट है, और वॉल्यूम इफेक्ट कहां जाएगा? सेल पे भी और तमाम वेरिएबल कॉस्ट पे, ठीक है। तो लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट ली, उस पे वॉल्यूम इफेक्ट डाला, फिर उसके बाद जो एक्सट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था,
यानी व्हाट चेंजेस यू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर वो यहां दे आओ। अब जैसे लेबर में क्या लिख रहा है, पढ़िए, डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 8%। यहां रुकिए, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इनटू 1 पॉइंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, विच वुड इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 10%। क्या करूं इसको, इनटू 0.90। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट बढ़ेगी नहीं। ओवरहेड एफिशिएंसी लिख रहा है ना, लेकिन इससे कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, कम होगी, वो टाइम कम लेगा ना लेबर। ये हिस्सा रिसॉल्व हो गया। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्या लिख रहा है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ओवरहेड वुड बी, और तो कुछ नहीं लिख रहा है इसके बारे में, सीधा करो इनटू 1.04। इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताओ। अच्छा वो भी है तो वो भी करो। 8% लेबर आवर्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये इंटू 0.92। अब देखो, अब क्लास का टाइम सिर्फ 4 मिनट रह गया। अब मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ये सेल्स आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, CS रेशियो निकल आएगी, आगे सॉल्व हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मुझे ब्रेक इवन चाहिए, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास है, यहां से CS रेशियो निकलेगी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और बजटेड सेल का डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा मुकम्मल करना। इसके अलावा अब मैं जरा होमवर्क भी दे दूं, कोशिश करो क्वेश्चन 6 नहीं होगा तो ये बड़ा 6 तंग करेगा, 7 उससे भी ज्यादा तंग करेगा, 8 उससे भी ज्यादा परेशान करेगा। सर रहने दे। यार ये सारे मुझे करवाने पड़ेंगे, छोड़ दो। लेकिन इतना काम करो कि ये जितने क्वेश्चन है ना, मैंने पहले कहा था CVP के हम सारे करके आगे निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका हमें इम्पैक्ट बजट में बड़ा फायदा होगा। आपने प्लीज इन क्वेश्चन को शुरू से रिवाइज कर, अच्छी तरह रिवाइज कर, कॉन्सेप्ट से रिवाइज कर। जी।